मैंने बहुत मना किया, लेकिन क्या माने तब ना। दादाजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नमस्कार ठाकुर साहब। हम आप लोगों के बीच में शामिल हो सकते हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं, आपका घर है, आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अब कंचन के ससुराल वालों के सामने कैसे दादाजी को बताऊं कि नंदिनी ने कितनी गिरी हुई हरकत की। कहीं ये बात कंचन के सास ससुर ने सुन ली तो शादी में नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा। सही मौका मिलते ही मैं दादाजी को नंदिनी की सारी सच्चाई बता दूंगा। अचानक आपको इस तरह से देख कर बड़ी खुशी हुई। सुमन बेटी, कैसी हो तुम? कुलदेवी की पूजा के वक्त तुम नहीं आई थी, तब तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? अब कैसी हो? जी अब हम ठीक हैं। आप बैठिए ना। जी बैठिए। मैं बस एक सेकंड में आया। कार्तिक बेटा, एक मिनट। अब बेटा, अब ये लोग चूंकि अभी आ गए हैं तो मेरा जाना तो हो नहीं पाएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। वो हम लोग पुराने राम मंदिर में हर साल जो सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, वहां कुछ पैसे की जरूरत आन पड़ी है। तुम अभी चले जाओ और उन्हें पैसे दे आओ, और साथ में देख लेना इंतजामात में कोई दिक्कत ना हो। जी दादाजी, मैं अभी तो चला जाता हूँ, लेकिन वापस आकर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन तुम अभी चले जाओ, बहुत लंबा रास्ता है। जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी लौट के भी आओगे। जी मैं तैयार हो गया। इस बार तो तू बच गई, लेकिन जरा सोच, अगर कार्तिक जी मंदिर से लौटते ही घर में सबको सच सच बता दें तो तेरा क्या होगा? कार्तिक जी, ये रास्ते के लिए कुछ नाश्ता है। आपको घर लौटते देर हो जाएगी ना, तो इसे समय से खा लीजिएगा। वैसे भी आप अब बाहर का खाना तो खाते नहीं हैं। थैंक्स। और ये आपकी घड़ी, आप इसे टेबल पर ही भूल आए थे। अरे हाँ। कार्तिक जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकते हैं? पूछिए। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके और नंदिनी जी के बीच कुछ तनाव सा है। कहीं उस तनाव की वजह हम तो नहीं है ना? नहीं, आप किसी तनाव की वजह नहीं, बल्कि बात तो कुछ और ही है। पर आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। आज रात मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? नहीं तो मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा, अब हमसे अपने दिल की बात छुपाओगी? जीजा जी का मैसेज आया ना? हाँ, उन्होंने
रात को फोन करने के लिए कहा है। तो कर लेना। मगर मैं बात क्या करूंगी उनसे? अब वो हम कैसे बता सकते हैं? उन्होंने रात को फोन करने के लिए क्यों कहा? कंचन, बिल्कुल बुद्धू हो तुम। रात को घर पर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, तब वो तुमसे खुलकर बातें कर पाएंगे। और वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहते होंगे। तो क्या मुझे उनको फोन करना चाहिए? अगर नहीं करोगी तो उन्हें इंतजार करवाने का पाप लगेगा तुम्हें। बाकी तुम्हारी मर्जी। कंचन, प्यार भरे पल बहुत अनमोल होते हैं, उन्हें खोना नहीं चाहिए। जीवन के प्यार भरे हर पल को खुल के जी लो कंचन। हाँ पापा, हाँ, आपके तोहफे सबको पसंद आए और सब बहुत खुश भी है। लेकिन अब आपको हमारी खुशी के बारे में भी सोचना है। पापा, आप कैसे भी करके हमारी और कार्तिक जी की शादी करवा दीजिए। पापा, आपने आज तक हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो हमारी ये चाहत भी पूरी कर दीजिए। हाँ पापा, ये आपकी बेटी की जिद है। पापा, आपकी बेटी शादी के मंडप पर दुल्हन बनी एक बार इंतजार कर चुकी है, लेकिन अब नहीं। नहीं पापा, हमसे अब और इंतजार नहीं होगा। कार्तिक जी, अब आप हमसे रिश्ता तोड़ना चाहो भी तो हम आपको ये रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे। अब आप हमारी चाहत ही नहीं, हमारा जुनून बन चुके हो। तो फिर आप हमें चाहो या ना चाहो, हम आपको किसी भी कीमत पर हासिल कर रहेंगे। प्यार तो पहले से ही आप हमारे थे, लेकिन अब आप हमारे जिद बन चुके हो, नंदिनी की जिद। सामादर, गैस बंद कर। कार्तिक कब तक लौटेगा? कार्तिक को तो मुझे लगता है थोड़ा देर हो जाएगी। सुमन, दादाजी को वो हलवा देना। बेटा, ये हलवा अब नहीं खाया जाएगा, मेरा तो पेट फट रहा है पहले ही। बाबूजी,
हलवा कंचन ने बनाया। थोड़ा सा चक्कर तो देखिए। तो पहले क्यों नहीं बताया भाई? थोड़ा कम खाता मैं। अच्छा चल, अब तूने बनाया है तो इधर आके मुझे परोस तो सही, वहीं बैठी रहेगी। खाकर बताइए कि कैसा बना है। खुशबू तो कमाल की है भाई। कैसा बना है दादाजी? इतना स्वाद हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। तेरी दादी ने भी आज तक इतना अच्छा हलवा नहीं बनाया। मैंने ही बनाना सिखाया है। तू चली जाएगी तो इस घर की रौनक चली जाएगी। बाबूजी, कंचन की शादी के बाद तुरंत ही तो कार्तिक और नंदिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी ना। फिर तो नंदिनी ही बनेगी हमारे घर की रौनक। इन दोनों की शादी में ये अपनी ससुराल से आएगी मेहमान बनकर। हेलो, क्या? क्या हुआ बाबूजी? प्रभुदयाल जेल से भाग गया है। जब से प्रभुदयाल के जेल से फरार होने की खबर सुनी है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। उस नीच इंसान का कोई भरोसा नहीं। भगवान, अब हमारी वजह से कार्तिक जी पर कोई नई मुसीबत ना आए, वरना हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हेलो सुमन, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं यही चाहता था कि तुम अपने शुभ हाथों से इस फोन को उठाओ। मैं प्रभु दयाल बोल रहा हूँ। आपकी यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? फोन मत रखना, फोन मत काटना, वरना क्या? क्या कर लेंगे आप? मैं तो जो करूंगा सो करूंगा, लेकिन तुम्हें फोन रखने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सुमन। और वो कीमत होगी तुम्हारे कार्तिक जी की जान। क्या सोचा था तुमने कि प्रभु दयाल अपना अपमान इतनी आसानी से भूल जाएगा? नहीं सुमन,
आज मैं अपने अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि अगले 100 सालों तक उस सूर्य प्रताप सिंह की हवेली में मातम मनाया जाएगा, मातम। जानती हो इस वक्त मैं कहां हूं? पुराने दुर्गा मंदिर के पास। ना ना ना, तुम्हारे कार्तिक जी के बहुत करीब। इस वक्त मेरी नजरों के सामने है वो। क्या उजले रंग की कमीज पहनी है उसने, पूरी पतलून, और एक महंगी वाली घड़ी भी पहनी हुई है। ये आपकी घड़ी, आप इसे टेबल पर ही भूल आए थे। देखो, देखिए प्लीज, प्लीज कार्तिक जी को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। क्यों नुकसान ना पहुंचाऊं मैं तुम्हारे कार्तिक जी को? देखिए, आपकी दुश्मनी तो हमारे साथ है ना, तो आप... तो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कार्तिक जी की जान बख्श दूं, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कार्तिक की जान की कीमत, और वो कीमत हो तुम। अगर तुम चाहती हो कि मैं कार्तिक को जरा सा भी नुकसान ना पहुंचाऊं, तो आज रात ठीक 12 बजे दुर्गा मंदिर के पिछले दरवाजे पर आ जाना, और अकेली आना। अपने साथ किसी अंगरक्षक को लाने की गलती मत करना। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह से कह देना कि कल सुबह दुर्गा मंदिर आकर अपने इकलौते और प्यारे पोते कार्तिक की लाश ले जाए। ले जाए।